हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मॉड्यूल 4 में जूरी स्टेबिलिटी टेस्ट देखने वाले हैं, जो कि आपका सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कंसिडर अ सिस्टम विथ क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन pz equal to a naught z का पावर n प्लस a1 z का पावर n माइनस वन प्लस a2 z का पावर n माइनस टू डॉट 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 a k z का पावर n माइनस k प्लस डॉट 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 a n माइनस वन z प्लस a n इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं एक सिस्टम है, इसका क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका pz इक्वल टू दिया गया है ये। ठीक है। तो आपको देखना है कि इसका जूरी स्टेबिलिटी टेस्ट से आपको देखना है कि सिस्टम जो है आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका जूरी स्टेबल, इसका जो है फाइंड करेंगे। तो देखते हैं जूरी स्टेबल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसमें आपका z का पावर n तक है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, z0 z1 z2 z3 डॉट 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 z के z का पावर n माइनस टू zn का पावर n माइनस वन zn तक लेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट रो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, z का पावर जीरो यहाँ क्या है, z का पावर जीरो इसमें an है, तो हम लोग z का पावर जीरो में लिख देंगे an, इसका जो कोफिशिएंट आएगा। उसी तरह z का पावर वन यानी z का कोफिशिएंट क्या है, an माइनस वन है, तो z का पावर वन में an माइनस वन लिख देंगे। उसी तरह z का पावर टू का कोफिशिएंट क्या है, z का पावर टू कोफिशिएंट हो जाएगा an माइनस टू, तो वो लिख देंगे। उसी तरह z का पावर थ्री का कोफिशिएंट क्या होगा, an माइनस थ्री। उसी तरह z का पावर k का कोफिशिएंट क्या होगा, an माइनस k। और z का पावर n माइनस टू, z का पावर n माइनस टू है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ए टू लिख दिए। z का पावर n माइनस वन, उसका कोफिशिएंट क्या है, ए वन है, लिख दिए ए वन। z का पावर n, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए नॉट है, तो ए नॉट लिख दिए। तो फर्स्ट रो आप इससे निकालेंगे कि जो उसका कोफिशिएंट होगा, उससे आप निकाल सकते हैं फर्स्ट रो। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड रो, कि सेकंड रो कैसे निकालेंगे। तो देखो, सेकंड रो निकालने के लिए जो मेरा फर्स्ट रो में जो आएगा, मेरा जो फर्स्ट रो में मेरा ये है ना, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी ए नॉट जो है फर्स्ट में चल जाएगा, फिर आपका ए वन जो है आपका सेकंड में चल जाएगा। उसी तरह ए टू ए थ्री डॉट 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 ए के डॉट 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 ए एन माइनस टू। और जो आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट है, ये आपका इसका जो सेकंड एलिमेंट है, वो चल जाएगा सेकंड लास्ट एलिमेंट में ए एन माइनस वन। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ए एन, वो लास्ट में चल जाएगा ए एन। ठीक है ना। तो जो रो टू है, उसमें क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना है, जो मेरा रो वन में आया है ना, उसको रिवर्स कर देना है, तो उससे आपका रो टू आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं रो थ्री। तो देखो, रो थ्री के लिए क्या करना है, रो वन में हम लोग ए से स्टार्ट किए हैं, तो रो थ्री में आपको बी से स्टार्ट करना है। और रो वन में क्या था, एन तक था ना, ए एन तक था। लेकिन रो थ्री में क्या करना है, एक एलिमेंट घटा देना है, जैसे कि ए एन से स्टार्ट किए हैं, यहाँ आपको बी एन माइनस वन से स्टार्ट करना है, एक आपको घटा देना है एन। एन माइनस वन से स्टार्ट किए हैं, तो पहला एलिमेंट बी एन माइनस वन हो गया। इसे यहाँ एन माइनस वन है, तो यहाँ होगा बी एन माइनस टू। ए एन माइनस टू है, तो यहाँ हो जाएगा बी एन माइनस थ्री, एक एक घट जाएगा। ए एन माइनस थ्री है, तो यहाँ हो जाएगा बी एन माइनस फोर। उसी तरह यहाँ ए एन माइनस के है, तो हो जाएगा बी एन माइनस वन माइनस के। यहाँ ए टू है, तो यहाँ हो जाएगा बी वन हो जाएगा। यहाँ ए वन है, तो यहाँ हो जाएगा बी नॉट हो जाएगा। यानी जो आपका थर्ड रो है, उसमें हम लोग जो बी से स्टार्ट किए हैं, उसमें क्या होगा कि एक आपका घट जाएगा एन। जैसे यहाँ ए एन से स्टार्ट हुआ, यहाँ बी एन माइनस वन से स्टार्ट होगा, इसीलिए आपका ये बी नॉट तक चलेगा, यानी एक कम होगा इससे। जैसे यहाँ ए एन तक चला ना, उसी तरह यहाँ एक कम हो जाएगा बी नॉट। अब रो फोर में कैसे निकालेंगे, तो रो फोर हम लोग एज इट इज जैसे निकाल लेते हैं। रो टू क्या किए थे कि जो रो वन में आया था मेरा, उसको हम लोग रिवर्स कर दिए थे, तो रो टू निकल गया था। उसी तरह रो थ्री में मेरा जो आया ना ये वाला, क्या करना है, रिवर्स कर देना है, तो हमको रो फोर में मिल जाएगा एलिमेंट। जैसे बी नॉट लास्ट में है, तो बी नॉट हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। बी वन सेकेंड लास्ट में है, तो ये चल जाएगा सेकेंड एलिमेंट। बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री डॉट 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 बी के सेकेंड लास्ट एलिमेंट। जैसे बी एन माइनस टू है, तो हो जाएगा सेकेंड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा बी एन माइनस। जैसे सेकेंड एलिमेंट मेरा क्या है, बी एन माइनस टू है ना, तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा बी एन माइनस टू। फर्स्ट एलिमेंट मेरा बी एन माइनस वन है, तो लास्ट एलिमेंट में भी चल जाएगा बी एन माइनस वन। यानी क्या करना है कि रो फोर निकालने के लिए आपको जो है रिवर्स कर देना है। रो थ्री में जो मेरा आया ना,
उसको रिवर्स कर देना है, यानी जो मेरा लास्ट एलिमेंट आया वो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट में, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट आया वो चल जाएगा लास्ट एलिमेंट में। B1 सेकंड एलिमेंट, और आपका सेकंड एलिमेंट जो आया वो आपका लास्ट सेकंड लास्ट चल जाएगा Bn-2। ठीक है। अब देखते हैं रो 5। तो रो 5 के लिए क्या करेंगे, अब नया वेरिएबल वेरिएबल आ जाएगा, सी आ जाएगा। रो 1 में पहले ए था, रो 3 में आपका बी था, रो 5 में आपका सी आ जाएगा। और इसमें भी क्या करेंगे, एक पावर घट जाएगा, जो पहले बी में था उससे एक पावर घट जाएगा सी में, इससे कि यहाँ Bn-1 था ना, वहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ये आपका Cn-2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो Cn-2 से स्टार्ट होगा। यहाँ आपका Bn-2 है तो हो जाएगा Cn-3। यहाँ था Bn-3 तो हो जाएगा यहाँ Cn-4। एक पावर तुम्हारा घट जाएगा, इसे यहाँ Bn-4 था, यहाँ हो जाएगा Cn-5। Bn-1 - k था तो Cn-2 - k। लास्ट में B1 है तो ये हो जाएगा C0 हो जाएगा। यानी आपका C जो है n-2 से चलेगा और C0 तक चलेगा, एक पावर घट जाएगा। B जितना था n-1 शुरू हो रहा था, यहाँ आपका n-2 शुरू होगा C में। सेम उसी तरह जैसे कि an था तो an के लिए एक बार घट गया B में, और फिर B से C के लिए एक बार घट गया C में। और उसके बाद हम लोग रो 6 में एज इट इज करेंगे, जैसे हम लोग किए थे यहाँ पे रो 4 में। क्या किए थे, इसको हम लोग रिवर्स कर दे रहे थे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि रो 6 निकालने के लिए C0, जैसे कि आपका रो 6 निकालने के लिए रो 5 जो आया था मेरा ये वाला, इसको हम क्या करना है, रिवर्स कर देना है। यानी जो पहला एलिमेंट, ये जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो चल जाएगा फर्स्ट एलिमेंट C0, फिर हो जाएगा C1, C2, C3 डॉट 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 Ck, और जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट आया है Cn-2 वो चल जाएगा लास्ट में Cn-2 तक। यानी जो आपका रो 5 आया है उसको जस्ट रिवर्स किया गया है यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं 2n-5, यानी लास्ट, ये थर्ड लास्ट एलिमेंट 2n-5, ये जो है थर्ड लास्ट एलिमेंट है। तो थर्ड लास्ट एलिमेंट है इसलिए हम लोग P3 से स्टार्ट किए हैं, P3, P2, P1, P0। ठीक है। अब देखो सेकंड लास्ट एलिमेंट 2n-4, ये क्या होगा, इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। P0 जो लास्ट है ये चल जाएगा फर्स्ट में, सेकंड लास्ट है तो चल जाएगा सेकंड में P1, फिर सेकंड एलिमेंट है तो चल जाएगा लास्ट में P2। तो P0 से तुम्हारा P2 हो गया, और जो लास्ट एलिमेंट P3 ये आपका हो जाएगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है P3 चल जाएगा लास्ट में P3। ठीक ना, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। और जो लास्ट एलिमेंट है 2n-3, वो क्या होगा, जो मेरा P में था P3 उससे एक पावर कम लेना है, तो यहाँ क्या करेंगे, Q2 से स्टार्ट होगा, तो Q2, Q1, Q0 0 तक जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि B और C का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये रो 3 में जो B है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, और रो 5 में जो C का जो वैल्यू है, या ये P का जो वैल्यू है ये कैसे निकालेंगे। पहला जो आपका रो है वो तो निकल जाएगा, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो मेरा जेड का जो कोफिशिएंट आएगा उससे मेरा पहला रो तो निकल जाएगा, ए का वैल्यू। ठीक है। लेकिन जो मेरा थर्ड रो है या फिफ्थ रो है या उससे आगे वाला जो रो है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर बी में कोई भी एलिमेंट निकालना है, सपोज रो 3 में जो मेरा बी है ये वाला, इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट निकालना है तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर मान लो सपोज Bn-1 निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है, तो क्या करो कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम होगा An A0 ये ले लेना है, और जो लास्ट कॉलम होगा A0 An ये ले लेना है, और दोनों का हमको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ठीक है, उससे मेरा निकल जाएगा Bn-1। उसी तरह अगर सेकंड एलिमेंट निकालना है Bn-2, उसके लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम में वही रहेगा An A0, और जो सेकंड कॉलम होगा वो हमेशा सेकंड लास्ट एलिमेंट लेंगे A1 An-1। उसी तरह अगर हमको थर्ड एलिमेंट निकालना है, जैसे Bn-3 निकालना है, तो फर्स्ट कॉलम वही रहेगा An A0। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम होगा वो आपका थर्ड लास्ट कॉलम हो जाएगा, यानी हो जाएगा A2 हो जाएगा, और An-2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको पहला कॉलम सेम रखना है,
और ये एलिमेंट निकाल रहे हो बी एन माइनस वन, तो पहला कॉलम सेम रखना है और आपका जो सेकंड कॉलम हो जाएगा ए नॉट ए एन, यानी जो है लास्ट एलिमेंट होगा। उसी तरह अगर बी एन माइनस टू निकालना है तो ए नॉट ये आपका पहला एलिमेंट सेम रहेगा और जो आपका दूसरा कॉलम है वो आपका इसका सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा ए वन ए एन माइनस वन, यानी ये जो है घिसकती जाएगा इस साइड, लेकिन पहला जो आपका कॉलम है वो सेम रहेगा ए नॉट। तो देखो इस फॉर्मूला के माध्यम से कैसे निकालना है ये देखते हैं। बी के इक्वल टू ए नॉट, देखो ए नॉट है ये आपका सेम है। बी बी के मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट निकालना है अगर इस रो में से बी के सपोज बी के है, कोई भी एलिमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, फर्स्ट कॉलम में सेम रहेगा ए नॉट, पहला कॉलम सेम रहेगा ए नॉट, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या करना है कि अगर आपको पहला एलिमेंट निकालना है जैसे कि बी एन माइनस वन निकालना है, तो सेकंड कॉलम में जो तुम्हारा होगा ना, क्या होगा, लास्ट एलिमेंट होगा ए नॉट ए एन। अगर बी एन माइनस वन निकाल रहे हो तो पहला कॉलम में सेम रहेगा ए नॉट और जो आपका सेकंड कॉलम होगा वो हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा ए नॉट ए एन, ठीक है। उसी तरह अगर निकाल रहे हो आप अगर बी एन माइनस टू, तो उसके लिए भी क्या होगा कि पहला एलिमेंट मेरा सेम रहेगा ए नॉट, पहला कॉलम जो होगा इसमें से मेरा सेम रहेगा ए नॉट, ठीक है। और जो मेरा सेकंड कॉलम होगा ना, ये क्या होगा, सेकंड लास्ट कॉलम जो इसका है ए वन ए एन माइनस वन, इसको लेंगे। उसी तरह थर्ड एलिमेंट निकालना है तो ए नॉट, थर्ड लास्ट एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट निकालना है तो पहला कॉलम और फोर्थ लास्ट एलिमेंट। उसी तरह मान लो कि सेकंड लास्ट कॉलम निकालना है तो पहला कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम ले लेना है। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो अगर आपको इसमें से हम लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फॉर्मूला से समझ सकते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला जो दिया गया है, बी में कोई एलिमेंट निकालना है, सपोज बी के इज इक्वल टू ए नॉट, ये आपका सेम है ए एन माइनस वन माइनस के प्लस वन है। तो ये आपका फॉर्मूला है। सपोज बी एन माइनस वन निकालना है, के की जगह मान लेते हैं हमको बी एन माइनस वन निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ के की जगह क्या देंगे, बी एन माइनस वन निकालना है, ठीक। तो पहला एलिमेंट मेरा, पहला कॉलम मेरा सेम रहेगा ए नॉट, तो पहला कॉलम मेरा सेम रहेगा ए नॉट, ठीक है। और जो मेरा दूसरा कॉलम है वो क्या होगा, के की जगह एन माइनस वन पुट कर दो, तो ए एन माइनस वन माइनस एन प्लस के, एन प्लस वन, माइनस के की जगह हम लोग एन माइनस वन पुट कर दिए, तो ए एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए नॉट आ गया। यानी यहाँ जो आपका सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट आया ए नॉट, और यहाँ जो सेकंड कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट आएगा क्या आएगा, के की जगह एन माइनस वन पुट कर दो, ए एन माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, यानी ए एन आ गया। यानी जो सेकेंड कॉलम में आया है मेरा वैल्यू ए नॉट और ए एन आया है फॉर्मूला के माध्यम से। और हम ऐसे ही बता रहते हैं कि अगर हमको निकालना है पहला एलिमेंट तो जो सेकेंड कॉलम में होगा क्या होगा, इसका लास्ट एलिमेंट ए नॉट ए एन, जो कि आ चुका है ए नॉट ए एन, ठीक है ना। बी एन माइनस वन निकालना था, पहला एलिमेंट बोले थे ए नॉट होगा फर्स्ट, पहला कॉलम सेम रहेगा ए नॉट, ठीक है। और जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें से क्या होगा, इसका लास्ट एलिमेंट ए नॉट एन आ गया ना। फॉर्मूला के माध्यम से भी आप बना सकते हैं या फिर हम जैसे बताएं उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सी का वैल्यू। सी का वैल्यू भी सेम उसी तरह निकालना है, सी का वैल्यू उसी तरह निकालना है। देखो सी का वैल्यू अगर निकालना है, कोई भी एलिमेंट निकालना है सी में से, ठीक है। तो सी के ऊपर क्या है, बी है, तो बी का जो पहला एलिमेंट होगा बी एन माइनस वन बी नॉट, तो ये जगह पहला कॉलम, ठीक है। और अगर हमको निकालना है सपोज सी एन माइनस टू, तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ पहला कॉलम फिक्स रहेगा जो कि बी एन माइनस वन होगा और बी नॉट होगा, और सेकंड जो कॉलम होगा ना
अगर हम सपोज सी एन माइनस टू निकालना है पहला एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट ले लेना है सेकंड कॉलम के लिए, बी नॉट और बी एन माइनस वन, और इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, उसी तरह उसी तरह हमको सपोज सी एन माइनस थ्री निकालना है सेकंड एलिमेंट, तो पहला जो है कॉलम इसके लिए आपका फिक्स रहेगा, ये वाला बी एन माइनस वन बी नॉट। इसके ऊपर जो बी एन माइनस वन बी नॉट है, पहला कॉलम सेम रहेगा। अगर मान लो सी एन माइनस थ्री निकालना है, इसके लिए क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ पहला एलिमेंट, पहला कॉलम सेम रहेगा इसका, जो कि है बी एन माइनस वन और बी नॉट। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम जो इसका होगा ना, क्या होगा जानते हो? इसका सेकंड लास्ट कॉलम क्या है? बी वन और बी एन माइनस, तो लिख देंगे बी वन और बी एन माइनस टू, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमको थर्ड एलिमेंट निकालना है, तो पहला कॉलम में सेम वही रहेगा बी एन माइनस वन बी नॉट, और जो सेकंड कॉलम होगा ना, क्या करना है कि सेकंड लास्ट एलिमेंट ले लेना है। इस तरीके से चलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। जैसे कि सी के इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट निकालना है सी के, सपोज इसमें से कोई एलिमेंट निकालना है, सपोज के सी के है, तो पहला आपका कॉलम जो होगा ना, ये आपका इससे ऊपर वाला जो बताया था पहला एलिमेंट बी एन माइनस वन बी नॉट, ये सेम रहेगा एज इट इज, लिख दिए। और जो सेकंड कॉलम होगा ना, वो क्या करना है, बी एन माइनस टू माइनस के करना है। के है तो सी बी एन माइनस टू माइनस के और बी के प्लस वन, ये फॉर्मूला है। देखिए सपोज के की जगह क्या है, हमको निकालना है एन माइनस टू निकालना है, सी एन माइनस टू, के की जगह एन माइनस टू है, सी एन माइनस टू। ठीक है, तो पहला एलिमेंट सेम रहेगा बी एन माइनस वन बी नॉट। ठीक है, पहला कॉलम सेम रहेगा। अब देखो दूसरा कॉलम में मेरा फॉर्मूला क्या है, बी एन माइनस टू माइनस के है, तो यहाँ आपको के की जगह एन माइनस टू पुट करना है, तो बी एन माइनस टू माइनस के की जगह हम एन माइनस टू पुट कर रहे हैं, तो माइनस एन प्लस टू। ठीक है, एन माइनस एन कैंसल आउट हो गया, माइनस टू प्लस टू कैंसल आउट हो गया, यानी इसका वैल्यू आ गया बी नॉट। सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट आ गया मेरा बी नॉट, और इसका वैल्यू देखो के की जगह पुट करो एन माइनस टू, तो बी एन माइनस टू प्लस वन, यानी आ गया बी एन माइनस वन आया। यानी देखो, जो मेरा सी एन माइनस टू निकाल रहे थे, इसके लिए जो मेरा सेकंड कॉलम का वैल्यू आएगा ना, बी नॉट आएगा और बी एन माइनस वन आएगा, जो कि पहले बता चुका हूँ मैं कि सी एन माइनस टू निकालने के लिए जो लेना है पहला एलिमेंट बी एन माइनस वन बी नॉट लेना है पहला कॉलम के लिए, और आपका जो सेकंड कॉलम आएगा उसके लिए लास्ट एलिमेंट लेना है बी नॉट बी एन माइनस वन, जो कि आ चुका था फॉर्मूला के माध्यम से बी नॉट और बी एन माइनस वन आ चुका था फॉर्मूला से भी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी एन माइनस वन बी नॉट पहला कॉलम और दूसरा कॉलम लास्ट एलिमेंट बी नॉट बी एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो क्यू के निकालना है, क्यू के, तो क्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्यू निकालना है, क्यू में कोई एलिमेंट निकालना है, तो क्यू से ऊपर क्या है पी है, तो पहला कॉलम पकड़ेंगे पी थ्री पी नॉट। ठीक है, पहला कॉलम पकड़ेंगे पी थ्री पी नॉट, तो पी थ्री पी नॉट लिख दिए पहला कॉलम के लिए। और जो आपका दूसरा कॉलम होगा, जैसे कि मान लो सपोज क्यू टू निकालना है, क्यू टू निकालना है, तो पहला इससे ऊपर वाला जो होगा पी थ्री पी नॉट, ये पहला कॉलम के लिए फिक्स रहेगा पी थ्री और पी नॉट। ठीक है, और इसका जो दूसरा कॉलम होगा, क्या करना है, इसका लास्ट एलिमेंट ले लेना है। लास्ट एलिमेंट क्या है, पी नॉट पी थ्री, तो हो जाएगा पी नॉट और पी थ्री। उसी तरह हमको मान लो निकालना है क्यू वन, तो पहला पहला एलिमेंट ठीक रहेगा, पहला एलिमेंट सेम रहेगा पी थ्री पी नॉट, तो पी थ्री पी नॉट देंगे। और जो सेकंड एलिमेंट होगा, ये वाला सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो होगा पी वन पी टू। उसी तरह थर्ड एलिमेंट निकालना है क्यू नॉट, तो पी थ्री पी नॉट लेंगे पहला एलिमेंट फिक्स, और दूसरा एलिमेंट पी टू पी वन, दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट होगा। यानी ये तुम्हारा घिसकते जाएगा इस साइड, जितना अगर इधर बढ़ेंगे उतना इधर घसकते जाएगा, और जो पहला कॉलम है वो हमेशा फिक्स रहेगा पी थ्री पी नॉट ही। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो होगा तो हम फॉर्मूला से समझाते हैं। सपोज मान लो कि क्यू के है, क्यू में अगर कोई एलिमेंट फाइंड करना है, सपोज के क्यू के। ठीक है,
तो पहला इसका जो ऊपर वाला जो आपका है पी, पहला कॉलम में इसका ऊपर वाला जो कॉलम में पहला कॉलम में जो इसका एलिमेंट होगा वो फिक्स रहेगा P3 P0। तो P3 P0 लिख दिए, ठीक है। और Qk निकालना है तो P2 माइनस के करना है और Pk+1। सपोज मान लो Q2 निकालना है, ठीक है। तो k की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ क्या करो P2 - 2 0 यानी P0 हो गया। और यहाँ देखो K की जगह 2 है तो 2+1 3 यानी P3 हो गया। यानी जो सेकंड कॉलम में मेरा जो आएगा ना P0 P3 आएगा। तो देखो Q2 निकालने के लिए पहला एलिमेंट ठीक है, फिक्स है। और सेकंड एलिमेंट P0 और P3 जो कि आ गया है यहाँ पे, P0 P3 आया ना। तो उसी तरह आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसे बताया उस तरह। देखो यहाँ फॉर्मूला में क्या है, बी के है ना, सब में आपका K+1 है। सी के निकालना है तो K+1 सब में सेम है। क्यू के निकालना है तो K+1 सब में सेम है। बाकी यहाँ पे क्या है n-1 - k है। यहाँ एक पावर घट गया n-2 - k। और यहाँ आपका क्या है 2 - k। तो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, जैसे बताया ट्रिक्स उस तरीके से को सॉल्व करना है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के आप इसका आगे वाला जो वैल्यू है बी सी और क्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था ज्यूरिस टेबल। तो अगर आपको इसमें अगर ज्यूरिस टेबल समझ में नहीं आया होगा तो आप क्वेश्चंस के माध्यम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो आप टेंशन ना लें उसके लिए। अब देखिए आगे आपको निकालना होगा नेसेसरी कंडीशन। क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होता है ज्यूरिस टेबल के लिए। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, P1 ग्रेटर देन 0। यानी जो यहाँ आपका Pz है इसमें z का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक। z का वैल्यू 1 पुट करने के बाद मेरा जो P1 का वैल्यू आएगा ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तभी ये जो है सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है -1 का पावर n P-1 ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ z का जगह -1 पुट करेंगे, ठीक ना। और हम लोग -1 का पावर n इंटू इंटू P-1 निकालेंगे। और वो अगर ग्रेटर देन 0 आएगा यानी सेकंड कंडीशन भी है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन लेस देन होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट। यानी जो इसका जो डिटर्मिनेंट है ए एन है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, कम होना चाहिए ए नॉट के डिटर्मिनेंट से। ये आपका 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका जो डिटर्मिनेंट है ए एन ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ए नॉट से, उसका डिटर्मिनेंट से, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया डेट मीन्स सिस्टम जो है आपका स्टेबल है। और हम लोग क्या करेंगे, इसका ज्यूरिस टेबल निकालेंगे। और ज्यूरिस टेबल निकाल लेने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ Bn-1 ग्रेटर देन B0। देखो जो Bn-1 का जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, इसका डिटर्मिनेंट वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए B0 का डिटर्मिनेंट से, ठीक है। उसी तरह जो आपका Cn-2 का जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए C0 के डिटर्मिनेंट से। यानी जो आपका Cn-2 है ना, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए C0 के डिटर्मिनेंट से, ठीक है। और थर्ड में क्या है, जो Q2 का जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए Q0 के डिटर्मिनेंट से। यानी जो यहाँ Q2 आएगा इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन होना चाहिए Q0 के डिटर्मिनेंट से। मतलब जो है ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा, आपको अगर चेक करना है Bn-1 ग्रेटर देन है B0 के डिटर्मिनेंट से तो ठीक है। फिर Cn-2 का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन है C0 से, ठीक है। उस तरह P3 का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन है P0 के डिटर्मिनेंट से, तब ठीक है। और Q2 का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन होना चाहिए Q0 के डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो आपको चेक करते रहना है। कब तक चेक करना है, n-2 तक चेक करना है। मान लेते हैं यहाँ आपका z का पावर आपका n है ना, n का जगह यहाँ z का पावर 3 रहेगा ना, तो आपको n-2 तक चेक करना है, 3 - 2। यानी आपको एक कंडीशन ही चेक करना है। एक कंडीशन क्या है, Bn-1 का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन होना चाहिए B0। अगर यहाँ n का जगह यहाँ अगर होता 5 तो यहाँ क्या होगा, 5 - 3 होता, 5 - 3 यानी 2। यानी आपको 2 कंडीशन चेक करना पड़ता है उसकी जगह।
ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि n-2 कंडीशन तक चेक करना होगा, जो मेरा n का वैल्यू आएगा वो। अब हम लोग समराइज करते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं जूरी स्टेबिलिटी। तो देखो, पहला आपको जो है चेक करना है नेसेसरी कंडीशन। जो मेरा 3 गो नेसेसरी कंडीशन है ये आपको पहले चेक कर लेना है, ठीक है? ये अगर सैटिस्फाई कर गया तो हम आगे बढ़ना है, तो हमको जूरिस टेबल फॉर्म करना है, ठीक है? उसके बाद हमको चेक करना है सफिशिएंट कंडीशन। अगर सफिशिएंट कंडीशन भी अगर तीनों सैटिस्फाई हो गया, उसके बाद बोल देना है कि सिस्टम जो है मेरा स्टेबल है। और पहला ही केस में अगर नेसेसरी कंडीशन अगर सैटिस्फाई नहीं करेगा, नेसेसरी कंडीशन अगर सैटिस्फाई नहीं करेगा, सिस्टम जो है क्या होगा, वो आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है? या फिर अगर मेरा सफिशिएंट कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करेगा, तो सिस्टम जो है मेरा अनस्टेबल होगा। अगर ये सफिशिएंट कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करेगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ठीक है, अगर तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होगा नेसेसरी कंडीशन का भी, फिर हम लोग जूरिस टेबल फॉर्म करेंगे। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन भी अगर सैटिस्फाई कर गया, तब जाके सिस्टम जो है मेरा स्टेबल कहलाएगा, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि कैसे हम लोग जूरिस स्टेबिलिटी टेस्ट फाइंड आउट करते हैं सिस्टम का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो हम यहाँ डिस्कस किए थे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से इजीली समझ में आ जाने वाला है। तो आइए देखते हैं। Determine the stability of the system using Jury's stability test for the characteristics equation Pz equal to z cube plus 2.1 z square plus 1.44 z plus 0.32 equal to 0। ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ठीक है? तो आपको जो है इसका स्टेबिलिटी चेक करना है जूरी स्टेबिलिटी टेस्ट के माध्यम से। तो जूरी स्टेबिलिटी टेस्ट का प्रोसेस क्या है? पहला मेरा प्रोसेस है कि चेक फॉर नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन चेक करना है। और नेसेसरी कंडीशन में हमको पहला पॉइंट क्या बताया गया था इसमें? इसमें बताया गया था कि चेक करना है कि P1 होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो P1 चेक करेंगे। P1 मतलब क्या? Z का वैल्यू 1 होगा, तो हमको P1 का निकालना है वैल्यू, यानी Z का वैल्यू 1 पुट कर देना है। तो Z का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो P1 इक्वल टू होगा, Z का वैल्यू 1 पुट कर देना है तो 1 प्लस 2.1, Z का वैल्यू 1 है तो 2.1 इंटू 1 2.1 ही होगा, प्लस 1.44 इंटू 1 1.44 प्लस 0.32। और इसको हमको सॉल्व करने के बाद मेरा जो वैल्यू आ गया P1 का, वो मेरा आ गया 4.86, जो कि ग्रेटर देन है 0, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था मेरा? दूसरा कंडीशन था -1 का पावर n P-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। n क्या है? n मेरा यहाँ ऑर्डर है, यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? 3 है, यानी n का वैल्यू यहाँ आपका 3 है, ठीक ना? तो यहाँ क्या करेंगे, -1 का पावर 3 इंटू P-1, यानी हम लोग z का जगह -1 करेंगे। तो -1 का पावर 3 इंटू -1 करेंगे z का जगह, तो यहाँ -1 का क्यूब क्या होगा? -1 ही होगा, प्लस 2.1 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1.44 इंटू -1, यानी -1.44 प्लस 0.32। अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आएगा वैल्यू 0.02, जो कि ग्रेटर देन है 0। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इसमें क्या है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन है, वो हमेशा लेस देन होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट। तो इसमें ए एन क्या है? ए एन आपका जो है A3 है, एन क्या है आपका? ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का है, यानी A3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A3 होना चाहिए क्या? A3 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A3 ये आपका ए नॉट होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, एंड A3 आपका 0.32 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मेरा पहला टर्म होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 1 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन क्या है? लेस देन है ना 1 से, यानी ए नॉट से। तो यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन क्या है? ए थ्री क्या है आपका? 0.32, वो हमेशा लेस देन होना चाहिए ए नॉट से, यानी आपका लेस देन है 1 से लेस है ना, यानी ए नॉट से लेस है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जूरिस टेबल फाइंड आउट करेंगे।
अब आइए देखते हैं इंजरी टेबल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका रो लिखेंगे। यहाँ आपका क्या है, जेड का पावर 3 तक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जेड का पावर 0, जेड का पावर 1, जेड का पावर 2, जेड का पावर 3 तक लिख दिए। ठीक है। इसके बाद हम बताए थे पहले ही, रो 1 अगर निकालना है ना, तो क्या करो कि जेड का पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वही हो जाएगा। तो देखो जेड का पावर 0 यहाँ क्या है, 0.32 है, क्योंकि जेड का पावर 1 है। ये क्या है, जेड का पावर 0 ही तो है, जेड का पावर 0 मतलब क्या 1 होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, यानी 0.32। तो 0.32 लिख देंगे जेड का पावर 0 के नीचे। ठीक है। उसी तरह जेड का पावर 1 का कोफिशिएंट में क्या है, जेड का पावर 1 यानी जेड का कोफिशिएंट में क्या है 1.44, ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है। उसी तरह जेड का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 2.1 है, तो 2.1 लिख दिए। ठीक है। उसी तरह जेड क्यूब क्या है, जेड क्यूब का कोफिशिएंट मेरा 1 है, तो हम लिख दिए जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1। ठीक है। अब देखो रो 2 निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, बताया था कि जो मेरा रो 1 में जो मेरा एलिमेंट आया है ये, इसको पलट दो, यानी जो यहाँ आपका 1 आया है इसको 1 भेज दो फर्स्ट एलिमेंट में, जो लास्ट एलिमेंट में आया है उसको भेज दो फर्स्ट एलिमेंट में, जो सेकंड लास्ट एलिमेंट आया है उसको भेज दो सेकंड एलिमेंट में, जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो चल जाएगा सेकंड लास्ट एलिमेंट में, और जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो चल जाएगा लास्ट एलिमेंट में। ठीक है। तो उस तरह से हम यहाँ सेकंड रो निकाल लिए, 1, 2.1, 1.44, 0.3। समझ में आ गया, इसको रिवर्स कर दिए हैं। अब देखो थर्ड रो निकालना है कैसे। तो थर्ड रो मतलब क्या हो गया, बी का वैल्यू, जैसे बी का वैल्यू बताया था कि यहाँ कैसे निकाला जाता है, तो उस तरह को निकालना है। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है जो ट्रिक्स मैंने बताया उस तरीके से देखो। अगर आपको निकालना है थर्ड रो, ठीक है, ये आपका थर्ड रो निकालना है। पहला रो तो आपको निकल गया, कैसे, जो इसका कोफिशिएंट आया है जेड का उससे निकल गया, और सेकंड रो भी निकल गया, उसको रिवर्स कर दिए। लेकिन जो थर्ड रो आएगा ना वो आपका जो बताऊंगा उससे आएगा। देखो अगर थर्ड रो निकालना है, थर्ड रो में क्या होता है, बी होता है। तो देखो यहाँ आपका थर्ड रो में बताया था पहले ही कि जो अगर ए है, ए कहाँ तक गया है, 3 तक गया है, तो यहाँ बी जो है 2 तक जाएगा, B2, B1, B0। तो यहाँ B2 पहला एलिमेंट होगा, B2। तो जो पहला एलिमेंट होगा B2, ये कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं ना, इसका जो ऊपर है वाला एलिमेंट है 0.32 और 1, इसको लिख देंगे 0.32 और 1, पहला एलिमेंट फिक्स है। और जो इसका आपका सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा क्या होगा, लास्ट एलिमेंट, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं पहला एलिमेंट ना, तो क्या करना है पहला एलिमेंट निकालने के लिए, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ले लेना है, और सेकंड कॉलम के लिए लास्ट एलिमेंट 1 और 0.32। तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0.32 इंटू 0.32, इससे मल्टीप्लाई होगा डायगोनल एलिमेंट, माइनस 1 इंटू 1, 1। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आएगा B2 का वैल्यू -0.8976। तो हम लिख दिए -0.8976। ये निकला हुआ नहीं था, अभी निकला है -0.8976, वो लिख दिया मैंने। उसी तरह हमको B1 का वैल्यू निकालना है, यानी इसका एलिमेंट, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, अभी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फिक्स है, पहला कॉलम में जो होगा 0.32 और 1, ये फिक्स रहेगा। ये जो आपका पहला कॉलम इससे ऊपर है, ये सब के लिए फिक्स रहता है। ठीक है। और अगर इसका जो सेकंड कॉलम है ये अगर निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको सेकंड एलिमेंट निकालना है तो सेकंड लास्ट कॉलम लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट निकालना था तो हम लोग फर्स्ट ये लास्ट कॉलम ले रहे थे, सेकंड एलिमेंट निकालना है, अब सेकंड लास्ट कॉलम लेंगे, 2.1 और 1.4। तो लिया है मैंने 2.1 और 1.44, और पहला कॉलम में हम लोग वही लिया 0.32 और 1। ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 0.32 मल्टीप्लाई होगा 1.44 से, माइनस 1 इन 0.1 मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा B1 का वैल्यू -1.639। ठीक है। अब देखो हमको निकालना है B0 का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू निकालना है। B2 का निकल गया, B1 का निकल गया, अब निकालना है B0 का वैल्यू, इसका निकालना है। तो इसका लिए भी सेम है, पहला जो कॉलम है
वो सेम लिखेंगे एज इट इज़, फिक्स है 0.32 और 1। पहला कॉलम जो होगा वो पहला एलिमेंट का होगा, और जो आपका सेकंड कॉलम होगा इसका, सेकंड कॉलम तो क्या होगा, ये आपका थर्ड एलिमेंट है ना, ये घिसकते जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या ले रहे थे, ये ले रहे थे 1 और 0.32। सेकंड एलिमेंट के लिए क्या ले रहे थे, सेकंड लास्ट एलिमेंट ले रहे थे। उसी तरह थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये घिसकते जाएगा। 1.4 और 4 और 2.1 लेंगे, यानी यहाँ ले लिए हैं 1.44 और 2.1, और ये वाला तो फिक्स ही है सब जगह। बस ये जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको पीछे से लेना है। पहला एलिमेंट के लिए निकालना है तो आपको ये लेना है 1 0.32, सेकंड एलिमेंट के लिए निकालना है तो ये लेना है, और थर्ड एलिमेंट के लिए निकालना है तो ये लेना है 1.4 2.1, जो कि मैंने लिया है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है 0.32 मल्टीप्लाई होगा 2.1 से, -1 इंटू 1.44 मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा बी नॉट का वैल्यू आ गया -0.768। अब देखो इसका हमको निकालना है सफिशिएंट कंडीशन। जूरी स्टेबिलिटी फॉर्म हो गया मेरा, जूरी स्टेबल आ गया मेरा सब बी का वैल्यू। अब इसके आगे हम लोग इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि देखो ये आपका थर्ड ऑर्डर का है, इसीलिए हम लोग जो है रो 3 तक करेंगे और निकालना है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में मैंने बताया था क्या कि बी एन माइनस वन का जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी नॉट। यहाँ एन क्या है, एन आपका जो है 3 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 माइनस वन, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 वो ग्रेटर देन होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू, यहाँ बी क्या है, बी टू -0.8976 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0.8976 पॉजिटिव लेना है, और बी नॉट माइनस में है -0.768, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव लेना है 0.768। तो यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू ग्रेटर है ना डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट से, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखो अब आगे बोलेंगे आपकी सी क्यों नहीं लिए, तो यहाँ सी है ही नहीं, 3 ही रो है, इसलिए हम लोग बी तक गए हैं। अगर इससे ज़्यादा रो रहता, सी रहता, 4 या 5 रो रहता तो हम लोग सी तक लेते हैं। यानी हम लोग सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम लोग जो है पहला ही स्टेप फॉलो करेंगे बी के लिए। सी तो इसमें है नहीं, इसलिए हम सी का चेक नहीं करेंगे। बी अगर चेक हो गया डेट मीन्स ये सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई हो गया। सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहले ही आपका नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था, यानी ये जो सिस्टम आपका है स्टेबल है, क्योंकि सभी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया है। तो ये ऐसे ही आप जूरी स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का। अगर यहाँ अगर नेसेसरी कंडीशन किसी भी एक में से अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, या फिर अगर सफिशिएंट कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।